आज कानपुर के दौरे पर होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम योगी सुबह 11:50 पर कानपुर पहुंचेंगे। 24 अप्रैल को कानपुर आएंगे प्रधानमंत्री, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। दोपहर 3:50 पर कानपुर से लखनऊ रवाना हो जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि लगभग 12 बजे पहुंचेंगे और 3:50 यानी कि 4 बजे कानपुर से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 तारीख को कानपुर दौरा है, इसके मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा करेंगे। 11:50 पर पहुंचेंगे, 3:50 पर निकल जाएंगे, यानी 4 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और 4 घंटे आज कानपुर में रहेंगे मुख्यमंत्री। कई और अलग अलग कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी 24 अप्रैल को कानपुर दौरे पर जाएंगे और इस मौके पर वो 2200 करोड़ रुपए परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं दूसरी तरफ शहर में मेट्रो के दूसरे चरण का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा पनकी और घाटमपुर स्थित पावर प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। यहाँ से करीब 2200 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं, जिनका कुछ का लोकार्पण होना है, कुछ का शिलान्यास होना है। उसमें प्रमुख रूप से मेट्रो का लोकार्पण होना है, पनकी की जो पावर प्लांट है उसका लोकार्पण होना है, नवेली घाटमपुर में जो पावर प्लांट बना उसका लोकार्पण होना है, और भी बड़ी बड़ी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास होना है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल यानी बृहस्पतिवार को कानपुर पहुंचेंगे। 24 तारीख का दिन किसी महोत्सव से कम कानपुर वासियों के लिए नहीं होने जा रहा है, क्योंकि 2200 करोड़ की योजनाओं का जहां एक और लोकार्पण और शुभारंभ होगा, तो वहीं इस पंडाल पर जहां इस वक्त न्यूज़ 18 टीम खड़ी आप कहते हैं, विशाल पंडाल बनाया गया जिसमें 50,000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसको लेकर सारी व्यवस्थाएं युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। जहां एक और ट्रांसपेरेंट फ्लाइवर लगाया गया है, वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया है, सिक्योरिटीज़ का इंतजाम किया गया है। यहाँ से जनसभा एक संबोधित करेंगे, तो वहीं लोगों को बताया जा सकता है और देख सकते हैं कि कुर्सियों की बात की जाए तो 15,000 से ज़्यादा कुर्सियाँ यहाँ रखी गई हैं। और इस पूरे कार्यक्रम को लेकर रूट पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर आएगी। और इस कार्यक्रम को लेकर जहाँ एक और अभी 2 दिन पूर्व डीजीपी और मुख्य सचिव पहुंचे, तो वहीं मुख्यमंत्री भी यहां पहुंच रहे हैं और यहां की सुरक्षा व्यवस्था और कार्यक्रम का जायजा भी लेंगे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई को लेकर दिए गए बयान से पार्टी ने किनारा कर लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे बयानों से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से पार्टी ने किनारा किया। ये इनका व्यक्तिगत बयान है, ये बताया गया, लेकिन बीजेपी ऐसे बयानों से न तो कोई इत्तेफाक रखती है और न ही कभी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। बीजेपी इन बयान को खारिज करती है। भारतीय जनता पार्टी ने हर बार और हर वक्त न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय समेत देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है और संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। और अब आपको सुनाते हैं कि आखिर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा क्या था। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप
मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। और निशिकांत दुबे के इस बयान पर कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस बयान के बाद सीधे बीजेपी पर हमलावर है। अधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, मंत्री भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, सांसद भी, बीजेपी के सांसद भी अभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने में लगे हुए हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही बात कह रही है, जब आप कानून बनाते हैं संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ मत जाइए। अगर संविधान के खिलाफ है तो इस कानून को हम स्वीकार नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट हो, पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, और जो अधिकार उनको संविधान ने दिया है उसका पूरा सम्मान करना चाहिए। कि जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, प्रधानमंत्री थी, तब एक हाई कोर्ट के जज के फैसले से उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वे इस्तीफा दे दें। तब ये लोग कहाँ थे? तब जज का ये समर्थन करते थे हाई कोर्ट के आदेश का। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से क्यों ये परेशान हो रहे हैं? निशिकांत दुबे ने भी कहा है कि अगर कोर्ट निशिकांत दुबे जी, पार्लियामेंट बंद कर दें। निशिकांत दुबे जी क्या है, आप जरा बिहार के और झारखंड के लोगों से पूछ लीजिए। बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा ने भी निशिकांत दुबे से मिलता हुआ बयान दिया। मनन मिश्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मणिपुर पर स्वतः संज्ञान ले लेता है लेकिन बंगाल हिंसा पर कुछ नहीं बोलता। तो वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बीजेपी सांसद के कोर्ट पर दिए गए बयान पर दुख जताया। मणिपुर की बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, सुओ मोटो उसका कॉग्निजेंस लिया। मुर्शिदाबाद में और वेस्ट बंगाल के कई जगहों पे पूरा वेस्ट बंगाल लगभग जल रहा है आज की तारीख में, और सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद हैं। तो पूरा देश, देखिए मैं तो वकीलों का भी प्रतिनिधि हूं, जनप्रतिनिधि भी हूं, तो पूरा देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर भी हैं। सरकार क्या करेगी, रिपोर्ट आएगा गवर्नर का, उसके बाद क्या होगा वो एक अलग मसला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आंखें इतनी बड़ी घटनाएं रोज हो रही हैं, एक दिन का नहीं है, ये बढ़ती जा रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट हमारा चुप है। सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाए या किसी भी कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाए, वो बहुत दुख का विषय है, बहुत दुख का विषय है। हमेशा जब हम कोर्ट जाते हैं तो हम बड़ी उम्मीद के साथ जाते हैं, हमको बड़ा विश्वास है, हमारी जो संस्था है, जजेस की संस्था है, जो जुडिशरी है, उस पर हमको बड़ा विश्वास है और बड़ा गर्व है। लेकिन जब भी हम उनके सामने जाते हैं, उनके पास जाते हैं, तो हम उम्मीद करके जाते हैं कि हमारे पक्ष में ही निर्णय होगा, लेकिन हमेशा होता नहीं है। निर्णय हमेशा पक्ष में नहीं हो सकता है। उधर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा को निर्देश नहीं दे सकता, हर किसी के काम संविधान में स्पष्ट है। तो वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि इतनी बौखलाहट समझ से बाहर है, पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैसले दिए हैं। बातें लोगों के मन और मस्तिष्क में आती हैं, और मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है कि जो श्रद्धा का भाव जनता का माननीय न्यायालय के प्रति है वो बना रहे। इसलिए इस सारी चीज़ें जो विसंगतियाँ उठ रही हैं वो नहीं उठना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरह के जो वक्तव्य लगातार आ रहे हैं, मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी सरकार रही हो, कभी भी किसी की भी सरकार रही हो,
कहीं उसका मनमाना वो होता था तो कोर्ट से रिलीफ मिलता था। कोर्ट ही संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करने का काम। ऐसा नहीं कि देश में पहली बार ऐसा हो रहा हो, पहले भी बहुत सारे मसले ऐसे हुए कि पूर्ण बहुमत की सरकारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने खड़े होकर के फैसले दिए। तो इसमें ये इतनी जो बौखलाहट हो रही है, ये बहुत समझ से बाहर है। उधर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बयान को कोर्ट को धमकी देना बताया तो समाजवादी पार्टी के नेता ST हसन ने भी सवाल उठाए। इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगी। मोदी जी, अगर ये धमकी देने वालों को आप नहीं रोकेंगे, देश कमजोर होगा और देश कभी भी माफ नहीं करेगा। आज सत्ता इख्तिदार आपके पास है, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट के लिए कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने असल मायनों में संविधान को भी बचा रहा है और लोकतंत्र को भी बचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अगर ना होता तो शायद इस देश के अंदर एनार्की हो चुकी होती और प्रजातंत्र खत्म होकर राजतंत्र शुरू हो जाता। एनार्की फैलाना और धार्मिक गृहयुद्ध फैलाने के जिम्मेदार तो ये वो तमाम फासिस्ट ताकतें हैं जिन्होंने हिंदू मुसलमान करके वोट हासिल करे, जिनको मस्जिदों से अजान पसंद नहीं है, जिनको हिजाब पसंद नहीं है, जो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर देते हैं, जो लोग मदरसों और मस्जिदों पर बुलडोजर चला दें। गृहयुद्ध फैलाने का काम वो लोग कर रहे हैं, न कि सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। वक्फ कानून पर मचे घमासान के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास से मुलाकात की। अपने लखनऊ दौरे के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौलाना यासूब अब्बास से मिलने पहुंचे। इस दौरान वक्फ कानून को लेकर चर्चा हुई। अमेरिका में FBI ने जिस आतंकी हैप्पी पासिया को पकड़ा था उसका कुंभ कनेक्शन सामने आया। हैप्पी पासिया महाकुंभ में आतंकी हमले की साजिश के आरोप में गिरफ्तार लजर मसीह का हैंडलर है। बीते दिनों STF ने कौशांबी से BKI आतंकी लजर मसीह को गिरफ्तार किया था। STF की पूछताछ में आतंकी मसीह ने महाकुंभ में हमले की साजिश के पीछे ISI और बब्बर खालसा इंटरनेशनल के होने का खुलासा किया था। अमेरिका के मौजूद बब्बर खालसा आतंकी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी महाकुंभ में हमले की साजिश में शामिल था। संभल में परिवहन महकमे का अपना ऑफिस होगा, लिहाजा ऑफिस निर्माण को शासन ने मंजूरी देते हुए पहली किस्त 2 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए। ऑफिस का निर्माण बकायदा शुरू हो चुका है। बहजोई रोड पर किसौली गांव में परिवहन महकमे का नया ऑफिस बनने शुरू हो चुका है। इसका निर्माण काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें, साल 2011 में परिवहन महकमे का अस्थायी ऑफिस अब तक संभल की नई तहसील से संचालित हो रहा है। नया ऑफिस जिले की सभी तहसीलों से लगभग बराबर दूरी पर होगा। से जो प्रस्ताव भेजा गया था उसकी स्वीकृति जो है शासन से मिल चुकी है। 10 करोड़ 17 लाख 92 लाख की उसके प्रथम किस्त 2 करोड़ की वो भी रिलीज हो गई है। CNDS जल निगम इसको जो है बना रहा है और उसके संबंध में जो है उप जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र भेजा गया कि इसका सीमांकन जल्द से जल्द करा दिया जाए। तो हो सकता है होपफुली जल्दी ही उसका सीमांकन हो जाएगा और भवन कार्ड का निर्माण जो है चालू होगा। और अगली खबर रायबरेली से खाकी का एक नया चेहरा सामने आया। सड़क हादसे में घायल लोगों की मदद की पुलिस ने। CO सदर के निर्देश पर पुलिस अपनों की भूमिका में नजर आई। शहर कोतवाली इमरजेंसी वार्ड में चादर बिछाते दिखे पुलिसकर्मी तो उनकी टीम मासूमों को गोद में लेकर दौड़ती दिखी। पुलिस ग्लूकोज की बोतल्स हाथ में उठाए नजर आ रही है। आपको बता दें, अमेठी रायबरेली मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ था। बोलेरो और डंपर में आमने सामने की टक्कर और इस टक्कर में बोलेरो के परखच्चे उड़ गए थे।
बदायूं में समधी समधन के फरार होने के मामले में नया ट्विस्ट आया है। महिला अपने समधी शैलेंद्र के साथ और मुंह बोले भाई के साथ दातागंज कोतवाली पहुंची, जहां ममता ने अपने पति सुनील पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता का कहना है कि पति सुनील शराब पीता था, मारपीट करता था, जिससे नाराज होकर अपने मुंह भोले भाई के घर चली गई थी वो। वहीं इस मामले में समधी का कहना है कि उस पर लगाए गए सभी इल्जाम निराधार है। वो रोडवेज बस ड्राइवर है। उसने अपने बेटे की शादी के दौरान महिला के पति को रुपए उधार दिए थे, जिससे मांगने पर उसने साजिश रची। जब तक मेरी जमीन रही हम बेच के देते रहे, और जब मेरी माँ खत्म, मेरे पास जमीन नहीं रही तो मेरी माँ ने बदायूं में सर काम कर करके हमारे घर में सब कुछ दिया है। नहीं, ये पूरा गांव जानता है मेरी माँ का सब कुछ है, उसमें मेरी चम्मच भी इनकी नहीं है। सर इनने मेरा तमाशा बना दिया। मेरे भैया भाभी हैं, उनके साथ हम रह रहे थे। नहीं, गलत है, सब चीज गलत है भाई। मेरा बेटा मुझ पे आरोप क्यों लगाएगा भाई? मेरी औरत है। सुनील जी हैं, हाँ, क्या कोई ऐसा है सर, मेरे ऐसा है, गोद करने के बाद इनने मुझसे रुपए लिए था 55,000 उधार। ये पानीपत जेल में फंसे थे, मैंने रुपया मांगा, इनने ड्रामा बना दिया। बस ये है मेरा आरोप, रुपया देने का। मैंने रुपया दिया था, रुपया मांगा था, बस बगा मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। क्या कभी ऐसा हुआ था? इधर प्रतापगढ़ में पुलिस टीम से मारपीट करने वाले 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नगर कोतवाली के जोगापुर से गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार लोगों में एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने मारपीट, बलवा, सरकारी काम में बाधा डालने जैसे संगीन धाराओं में 4 नामजद और 60 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। आपको बता दें, जोगापुर के रहने वाले रोहित ने पुलिस को सूचना दी थी कि कुछ दबंग सार्वजनिक जगहों पर शराब पी रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं। सूचना पर चौकी इंचार्ज अंकित श्रीवास्तव अपनी टीम के साथ पहुंचे, जहां शराब पी रहे लड़कों को फटकारा, मोबाइल से वीडियो बनाने लगे, जिसके बाद लड़कों ने वीडियो बनाने से पुलिस को रोका और पुलिस पर हमला कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों के साथ दबंगों ने पुलिस टीम पर हमला किया। वहाँ के कुछ लोग आकर 40-50 की संख्या में आक्रमण कर दिए, पुलिस पे हमलावर हो गए और मारपीट किया, हत्या की। इस पर जो है अभियोग पंजीकृत किया गया सुसंगत धाराओं में, और इसमें 4 अभियुक्तों को, 1 अभियुक्ता को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अभियुक्त का नाम शुभम शर्मा आदि 4 नंबर है और 1 अभियुक्ता है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने अवैध हथियार गैंग का खुलासा किया और 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से पिस्टल, तमंचा, कारतूस, 2 कार, बाइक और 11 मोबाइल फोन बरामद किए। ये गैंग व्हाट्सएप के जरिए अवैध हथियारों की डील करता था। मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश शामली बाईपास स्थित पुल के नीचे अवैध हथियारों की सप्लाई करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिसके बाद तुरंत ही पुलिस ने घेराबंदी की, 11 बदमाशों को गिरफ्तार किया।